मतलब मैं समझ लूँ इसको फिर अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लूँ। चलो इधर आइए, 512 आया, 508 आया, चलिए कोई बात नहीं। अब जितने भी आए हैं भाई, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज बोर्ड की तरफ देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया उस टर्म का नाम था आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म के अंदर हमने जो भी आइसोमर्स पढ़े, इस फिनोमिना के आधार पर मेनली दो आइसोमर पढ़े। पहले आइसोमर का नाम था स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा जो कि आज पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है स्टीरियो आइसोमर। आप तो बड़ी अच्छी तरीके से डेटा जानते हो कि आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट दे शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। एक पीछे बैठ जाओ, एक सबसे पीछे बैठो। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है बेटा जी, सेम रहता है, बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम। टेस्ट चेक होने ही वाले हैं बेटा, बहुत जल्दबाजी में क्यों आ रहे हो, बहुत अच्छा हो गया। और ये 2 डायमेंशनल अप्रोच होती है बेटा, जबकि स्टीरियो आइसोमर में मैंने आपको बताया था सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम इन स्पेस। कुछ याद आ रहा है? बल्लभगढ़ का डीसी कहाँ बैठता है बेटा, बाटा। और कौन है वो, आईएस। इस तरीके से आप जो है इसको लर्न कर सकते हो। मैंने बोला था स्टीरियो आइसोमर्स अपने आप में 3 डायमेंशनल अप्रोच है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया वो पढ़ाया राइट फ्रॉम सीपी। क्या पढ़ाया, राइट फ्रॉम सीपी। प्रायोरिटी के ऑर्डर से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये पोजीशन है, ये चेन है, मेटामर है, फंक्शनल है, टोटो, और कौन सा हो जाएगा बेटा, रिंग चेन। तो क्या ये सभी आइसोमर्स हम लोगों ने कवर करा दिए हैं? आपका आंसर होगा सर बिल्कुल कवर करा दिए हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात तो है नहीं। अब बढ़ जाते हैं इसके आगे बेटा जी, बहुत ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे सभी। मैंने आपको बोला एक टर्म और आती है मेरे सामने जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमर्स। प्यारे बच्चों, ये जो टर्म है ना स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो के अंदर 2 पार्ट आते हैं। पहले का नाम है जियोमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और जो दूसरा आइसोमर है ना प्यारे बच्चों, उस भाई दूसरे का नाम होता है ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर तो फिर भी ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता है। इसमें या तो कोई ऑप्टिकली एक्टिव होता है या तो कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के दुनिया भर के टाइप्स हैं, जैसे सिस हो जाना, ट्रांस हो जाना, जैसे सिन हो जाना, एंटी हो जाना, जैसे जेड और ई आइसोमर, जैसे आर एंड एस आइसोमर। ठीक है, तो हम लोग उनको पढ़ेंगे तसल्ली पूर्वक, टेंशन लेने की कोई दिक्कत मतलब जरूरत ही नहीं है, तसल्ली पूर्वक गेम सीखें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की ना बेसिकली कुछ कंडीशंस हैं, अभी आगे पढ़ेंगे उनको, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन है आर आर एस। इसका मतलब है द कंपाउंड मस्ट हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, ऐसे सिस्टम जहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बन सके। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन 2 ही तरीके से बन सकती है, आइदर रिंग, अगर रिंग बन जाए तो भी मॉलिक्यूल नहीं घूम पाते, और अगर पाई बॉन्ड बन जाए जैसे कि डबल बॉन्ड, तब भी मॉलिक्यूल नहीं घूम पाते। आप अगर पुरानी बातों को याद करोगे तो मैंने डेटा आपको सिखाया है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, या बॉन्ड ब्रेक हो सकता है डबल बॉन्ड के अराउंड। ऐसी रिंग के अराउंड, रिंग को घुमाना पॉसिबल नहीं है, रिंग ब्रेक हो जाएगी। बेंजीन की रिंग को एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर अगर आप घुमाना शुरू कर दोगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने के लिए 2 पैरामीटर बड़े हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है दिवित, उसका नाम है आर आर एस सिस्टम। आर आर एस बोले तो
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, और दूसरा जो है हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड। इसी के दो पैरामीटर है, रिंग और दूसरा क्या बेटा जी, पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड। एक कंडीशन। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। सर ये क्या बोल रहे हो आप, हमें तो ना एरियल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से इधर देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे सभी। इसकी क्या ज़रूरत है, काम की बात समझो भाई। मैंने बोला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है बच्चा, है ना। यहाँ मैंने ए लगा दिया बच्चा, और यहाँ भी मैंने ए ही लगा दिया। यहाँ मैंने बी लगाया और यहाँ मैंने बी लगाया। इस कार्बन को बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। क्या नाम है इसका, स्टीरियो सेंटर। जहाँ से स्टीरियो आइसोमर जनरेट होते हैं, और उसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। दो स्टीरियो सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है दो कंपाउंड बनाने के लिए, ऑब्वियस है, एक सिस तो एक ट्रांस। तो यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस है, अगर ये L1 है, तो जब इस सिस की ट्रांसफॉर्म लिखी जाती है, थोड़ा आइडिया हो रहा होगा ना सिस एंड ट्रांस क्या होता है बेटा। तो मैंने हमेशा के लिए आपको बोला है कि भाई जब सेम चीज को आपस में मिलाओ और बीच में कोई ना आए तो उसका नाम सिस होता है। अगर ए को आपस में मिला रहे हो और बीच में कोई आ जाए, जैसे यहाँ इसको मिलाओगे तो ये कार्बन आएगा ना बीच में बेटा। तो ये जो पिक्चर है ना, इसका नाम L2 मान लेते हैं, क्योंकि इट इज नॉट L1, ये सेम नहीं होगा। एरियल डिस्टेंस है ना, 3 डायमेंशनल डिस्टेंस में डिफरेंस होगा। तो यहाँ L1 इज नॉट इक्वल टू L2। इफ इट इज इक्वल देन दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कुछ गाथा यहाँ सुनाने की कोशिश की है, और मैं आप श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आपके शरीर में एक विशेष एनर्जी आ जाएगी भाई, क्योंकि ये टॉपिक इतना खतरनाक है। आप जिससे पूछ दोगे स्कूल में उसको अटका दोगे, आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ बड़ी चीज पढ़ी है। इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखेंगे सभी। मैंने बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमर पर आज मेरा फोकस है। मैं ये 3 आइसोमर आज की क्लास में पढ़ा दूंगा, जिसमें आपको सिस ट्रांस, सिन एंटी, जेड और ई। RS का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा उठा लिए हैं। तो मैंने बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पहली कंडीशन है RRS सिस्टम होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। और दूसरी बात आपको फॉलो करनी चाहिए एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस बोले तो सिस और ट्रांस में जैसे ए से आओगे, ए से ट्रांस में जाओगे, तो ये डिस्टेंस आपको डिफरेंट मिलेगा। इफ इट इज डिफरेंट देन द कंपाउंड कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये गेम होती है सीधी सीधी, है ना। चलो सर समझ गए सर, इतनी बातें आपकी बेसिक है और समझ में भी आ गया। अब मैं आगे का ज्ञान आपको दिखा रहा हूँ, इसको फिर आपको नोट भी कराऊंगा आराम से, लेकिन आगे से याद रखेंगे, मैं बोलूंगा और आप लोग नोट करेंगे आप, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसका बेसिक पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल कुछ डेटा पढ़ेंगे, क्यों इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। फिर इसके बाद आपको पढ़ाएंगे कब बॉइलिंग पॉइंट डोमिनेट करता है, कब मेल्टिंग पॉइंट डोमिनेट करता है। फिर कंडीशन ऑफ जीआई जो कि हम लोगों ने पढ़ी ली है। स्टीरियो सेंटर क्या चीज होती है डिस्कस करेंगे। फिर आपको केस पढ़ाएंगे कि किस किस में जीआई मिलता है, किस किस में जीआई नहीं मिलता है। यहाँ आते ही मेरा काम खत्म हो जाएगा और तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको 12th क्लास की एक रिएक्शन पढ़ाएंगे और बताएंगे कि ऑक्साइम के अंदर कैसे जीआई देखते हैं। और फिर इसके बाद आपको लॉन पेयर की रिस्पेक्ट में जीआई कैसे देखते हैं ये बताएंगे, जब एक लॉन पेयर हो। फिर जब 2 लॉन पेयर हो तब कैसे देखते हैं, ये भी डेटा आपको सिखाएंगे। फिर आपको ई और जेड पर लेके आ जाएंगे। ई का नाम होता है एंट जेजन और जेड का नाम होता है जूसेमैन। क्या नाम होता है, जूसेमैन। थोड़ा ढंग से प्रोनाउंस करना बेटा जी इसको, ठीक है, किसी के सामने ढंग से ही करना। ई एंट जेजन और दूसरा जूसेमैन। इसके बारे में पूरी प्रायोरिटी रूल को सिखाएंगे। इस 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, कान, इनगोल्ड, प्रीलॉन्ग रूल। इसी को प्रायोरिटी रूल के नाम से। बहुत इनगोल्ड जी जो थे, हालांकि बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत सुस्त आदमी थे। इसकी एक कथा है, वो भी आपको सुना दूंगा मैं। प्रीलॉन्ग रूल पढ़ाने के बाद आपको ई और जेड के फिर न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। इसमें क्या क्या हाइपोथेटिकल डेटा है वो सिखाऊंगा। तो आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस और क्वेश्चंस, फिर से क्वेश्चंस। तो कहने का मेरा मतलब है टास्क बड़ा है। तुम ज्यादा बातें करोगे, मैं ज्यादा बातें करूंगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग बोर्ड पर बिल्कुल अड़ जाएं और कॉन्सेप्ट को सीखें पूरी ईमानदारी से। तो चलिए एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए, समय आपको दे दिया मैंने। स्पीड में नोट करेंगे भाई सभी। स्पीड में नोट कर लें भाई सभी।
कृपया करके स्पीड में इसको नोट करें भाई, नोट इट डाउन। आज कुछ बच्चों का MUN है क्या? है MR में? मन्नत तो MVN की है, MDPS की है। एम अच्छा अच्छा, पता नहीं क्या होने लगा है आजकल ये MUN वगैरह भाई। 11th 12th के बच्चों को कुछ नहीं कराना चाहिए, उनको केवल पढ़ने दो। इसमें हाँ वो 12th क्लास के उसमें आता है, GI में ही आता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा। 11th क्लास में फेक और मर नहीं पढ़ाते, 12th क्लास में फेक और मर आ जाएगा, फेशियल एंड मेरिडोनल। पूरी ईमानदारी के साथ कॉन्सेप्ट को सीखें भाई सभी। ऋषभ, ध्रुव, दिवित, गीतांश, केशवी, प्रार्थना, बड़ा ही सुंदर कॉन्सेप्ट, सुशील टाइप का कॉन्सेप्ट है। एक बारी जो पूरा मन से इसको सीख लेता है वो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर डोमिनेट करके रहता है बेटा। ऑल्दो आइसोमेरिज्म पिछले 5-6 साल से IIT और मेडिकल के एंट्रेंस में कम पूछा जा रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म पर ज़्यादा फोकस है। लेकिन GOC के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट IUPAC होता है, दूसरा आइसोमेरिज्म और तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम लोगों ने बीच वाला पार्ट शुरू किया है जिसका नाम है आइसोमर। कुछ लोग कहते हैं भैया IUPAC पहले पढ़ानी चाहिए, मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को तकलीफ होती होगी इसमें, समझ में आता है। हाँ इतना तो बेसिक पढ़ के ही आते हैं 10th क्लास में IUPAC, नहीं? तो ये फंडामेंटल बातें क्रिस्टल क्लियर हो भाई। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों। अगली कहानी इस प्रकार है, देखेंगे सभी, और मुद्दे की बात आ रही है, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने भाई सभी। सबसे पहली बात, इन्होंने बोला हुआ है GI कौन शो करते हैं। एक बात बताऊं आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमर में और स्टीरियो आइसोमर में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं ना, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। आपने देखा होगा टोटोमेरिज्म जब सर ने पढ़ाया था, तो आप जो टोटोमेरिज्म की कीटो और इनॉल फॉर्म थी वो क्या होती थी, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती थी। लेकिन स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर में बड़ा डिफरेंस यही है कि स्टीरियो आइसोमर्स एक इंडिविजुअली आइडेंटिटी होती है और दे कैन इजीली सेपरेटेड बाय अनदर। ये दूसरे से इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं क्योंकि दोनों की अलग एनर्जी होती है, अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जनरली जो आधार रहता है अलग करने का वो डिस्टिलेशन मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? डिस्टिलेशन। कृपया करके बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी। GI बोले तो दोज स्टीरियो आइसोमर विच हैव डिफरेंट ज्योमेट्री दैट इज इंटर ग्रुप डिस्टेंस। जिनका इंटर ग्रुप डिस्टेंस क्या रहता है बेटा जी? डिफरेंट रहता है। दोज स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट ज्योमेट्री दैट इज इंटर ग्रुप डिस्टेंस। जैसे कि मैंने वहां L1 इज नॉट इक्वल टू L2 समझाया था, वही इंटर ग्रुप डिस्टेंस बोल दो या एरियल डिस्टेंस बोल दो, बात बिल्कुल सेम है बेटा जी। दूसरी, दे आर नॉन इंटर कन्वर्टेबल। जैसा कि मैंने कहा दोनों इंडिविजुअली क्वांटिटी है बेटा जी, अलग अलग बातें हैं। एंड सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन होता है दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, उनको मिलाकर आप लोगों ने रखा हुआ है, तो ऑन गिविंग द टेम्परेचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले उड़ जाता है, जो बचा हुआ है वो सेपरेट हो गया दूसरे से। बोलो यस और नो। तो इसको बोला जाता है डिस्टिलेशन मेथड। एनी अदर फिजिकल और केमिकल मेथड्स, इसके अलावा भी और कोई मेथड यूज कर सकते हैं। सी, दे हैव सेम स्ट्रक्चर but different configuration, so they have different physical and chemical properties like boiling point, like melting point, like density, like solubility, right? तो कहने का मेरा मतलब है क्योंकि भाई ये दोनों इंडिविजुअली हैं
और दोनों का स्ट्रक्चर ही सेम है, बाकी कॉन्फ़िगरेशनल चेंज है। तो इनमें जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंज देखे जाते हैं दोनों की। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये लाइन सबसे सुंदर लाइन लगती है। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा, इसका नाम था ब्यूट टू इन, सभी बच्चे जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ा होगा। 1 2 3 4, ये एल्केन नहीं एल्कीन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। 2 पर क्या आ रहा है बेटा? एल्कीन। तो ब्यूट टू इन इस कंपाउंड का नाम हो जाता है, ठीक है। अब इसकी दो फॉर्म बनती है बेटा। सबसे पहली फॉर्म तो ऐसी बन सकती थी कि यहाँ सर ने लिखा है कार्बन, यहाँ लिखा है डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा है कार्बन, और एक तरफ लिख लेता हूँ बेटा जी CH3, एक तरफ लिख लेता हूँ CH3, और एक तरफ लिख लेता हूँ H, और एक तरफ लिख लेता हूँ H। अब इस पूरे डेटा से ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि क्योंकि यहाँ सेम सेम वाले में कोई बीच में नहीं आ रहा, डायरेक्टली आप लोग देख पा रहे हो, तो सर इसका नाम क्या हो जाता है? सर सिस हो जाता है। ऐसी हाइड्रोजन के साथ जरूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए सिस ट्रांस की एक्सप्लेनेशन का दो डिफरेंट दो सेम हो। अगर यहाँ पर कोई भी दो डिफरेंट हो, समझ रहे हो ना आप, जैसे ये दोनों सेम है, ये हाइड्रोजन के अलावा यहाँ डी भी होता तो भी मैं इसको सिस ही कह देता। मुझे दो सेम चाहिए बस, ठीक है। अब मुझे इसको ट्रांस बनाना है तो कैसे बनाऊंगा जरा देख। सर यहाँ पर आप एक H लिख लो, इसके जस्ट सामने एक आप H लिख लीजिए, यहाँ एक CH3 लिख लीजिए, सर यहाँ भी क्या लिख देंगे? एक CH3। अर्थात प्यारे बच्चों, आमने सामने जब सेम मिलेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी? ट्रांस हो जाएगा। सर आप कितना सिंपल पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया। अब बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है तुमसे, इस सवाल का आंसर दे दो तो मुझे अच्छा लगे। सिस और ट्रांस में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? सिस और ट्रांस में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा? दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा? एनीवन इन द हाउस? सिस और ट्रांस में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? तो आंसर आएगा सिस। सिस और ट्रांस में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा? आंसर आएगा ट्रांस। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? सर पहले ट्रांस समझो। देखो ट्रांस जो होता है ना बेटा, उसके अंदर एक सिमिट्री होती है, एक यहाँ उसके जस्ट सामने है। तो बेटा जी क्या है? सिमिट्रिकल चेंज नहीं है, यानी कि वहां पर एक सिमिट्री है, और सिमिट्री डिपेंड करने की वजह से, सिमिट्री होने की वजह से उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी का ज्ञान तुम्हें नहीं है, लेकिन क्लास 12th का पहला चैप्टर किसी जमाने में सॉलिड स्टेट हुआ करता था, जो कि अब हटा दिया गया है। एडवांस में तो अब भी है, अदरवाइज सॉलिड स्टेट में ये कहानी सिखाई जाती है कि पैकिंग एफिशिएंसी जिसके पास ज़्यादा, जैसे मेटल है, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्यों होता है मेटल्स का? उसका रीजन है क्योंकि दे हैव क्लोज्ड स्ट्रॉन्ग पैकिंग एफिशिएंसी। कहने का मेरा मतलब है उनके पास पैकिंग एफिशिएंसी क्या है बेटा? ज़्यादा है। देन दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, देन दे रिक्वायर्ड द मोर एनर्जी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो ट्रांस आप लोग देख पा रहे हो, इसके पास पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, और जिसके पास भी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा मेरे भाई? ज़्यादा। और बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द अट्रैक्शन फैक्टर। और अट्रैक्शन फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे आयोनिक फोर्स। आयोनिक फोर्स का बड़ा एग्जाम्पल है डाइपोल मोमेंट। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है वो नॉन पोलर होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता वो पोलर होता है। और जो पोलर है उसमें कैटायन एनायन बनेंगे, और जिसमें कैटायन एनायन बनेंगे उसमें अट्रैक्शन बनेगा, और जिसमें अट्रैक्शन बनेगा उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार मैं रिपीट करूं, एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मैंने आप लोगों से बोला कहीं पर भी अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है तो सबसे पहले देखो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? यहां तो नहीं है सर, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन ही नहीं सकती। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर दूसरा फैक्टर क्या देखे? पोलैरिटी। तो इन दोनों में आप देखेंगे कौन पोलर है कौन नॉन पोलर। जो पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सिस वाला पार्ट यहाँ पोलर मिलेगा। आपने अगर डाइपोल मोमेंट सीखा है मुझसे, इधर जाएगा इधर जाएगा, एक क्रॉस 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो ये 0 नहीं होगा, इसका नेट 0 नहीं मिलेगा। अर्थात प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जब भी देखना है, सर अगर मान लो पोलैरिटी भी नहीं है तो क्या करें? फिर मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जिसका नाम वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों को पढ़ाया सिखाया गया है। क्या इतनी बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, बहुत ही बेसिक से ये फंडामेंटल बातें हम लोगों को क्लियर है। चलिए जी,
आगे मूव करते हैं और सीखते हैं इसके बाद की कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद का डेटा अच्छा नोट कर लिया गया? स्पीड में करो, क्या सुन रहे हो जब से, नोट करो जल्दी 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 नोट कीजिए भाई। समय का ध्यान रखते हुए जल्दी से इसको नोट कर दीजिए भाई। कल आप सभी ने टेस्ट दिया होगा ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं। अमन टेस्ट दिया था, कैसा हुआ था? बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही चाहिए भाई। कितने बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, नहीं दे पाए थे? क्यों सर? तो आके दे देता, मैंने सुबह रखा था टेस्ट। अबे जब कोई रीजन बोलते हो तो पहले उसके पीछे का झूठ पूरा प्लान किया करो ना। तू अपना मतलब वो तो देखता नहीं होगा, ग्रुप है ना। क्या बात कर रहा है, देख रहा क्या पागल बना रहा है ये, कि व्हाट्सएप पे आया ही नहीं था। क्यों बेटा ऋषभ, पेपर क्यों नहीं दिया? आगे बढ़े। पेपर चल रहे हैं, सब पेपर तो चलते रहते हैं यार, पेपरों को काम है चलना। आलिया, आदित्य, आदित्य यादव ने पेपर दिया था क्या? ध्रुव, देवित, केशवी, मनिका, नितांत, प्रार्थना, ऋषभ, स्नेहासी, श्लोक, अच्छा, चाल। हो गया भैया, आगे मूव करें क्या? भाई इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा जी आज की क्लास का। केमिस्ट्री का पेपर हो गया ऋषभ तेरा? हो गया। अब तो तेरा बस फिजिक्स का रह गया है ना, मैथ्स का भी अच्छा हो गया होगा, आसान आया था। केमिस्ट्री का तो पेपर बिल्कुल खत्म ही आया था। मेडिकल लिया है तेरे पास? अच्छा, ठीक है ठीक है, मेडिकल है तेरे पास, ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े बेटा। आगे बढ़े भाई। तो अगली कहानी ये रही आप लोगों के सामने, अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों के सामने। सी, चलिए जी, अब यहाँ पर हमारे पास नोट डालकर सबसे पहली बात बॉइलिंग पॉइंट से ही करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट नो डाउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, जिसका नाम है इंटरमोलिकुलर फोर्स। और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, पोलैरिटी के और मॉलिकुलर मास के। सर आप क्या कहना चाह रहे हो, सीधी सीधी बात कह दो। बेटा मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, अगर तेरे पास एक कंपाउंड दिखाई दे रहा है मुझे सिस, जो कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और एक कंपाउंड और बना लेते हैं वही ब्यूटूइन का ट्रांस, तो आप मुझे जरा देखकर बताइए इस भाई का और इस भाई का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये जो कार्बन सेंटर है, पहली बात यस देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो जीआई तो होगा, और दोनों तरफ ये वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? डिफरेंट, तो डिफरेंट भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी समझा दूंगा कंडीशन। काम की बात है, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp2,
जबकि इन भाई साहब की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और डाइपोल मोमेंट पढ़ाते हुए सर ने बोला था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वही इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे पर कम अमाउंट में, लेकिन इसकी तुलना में ये वाला फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट आइडियली यहाँ पर बढ़ ही रहा होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जब जीरो नहीं है तो फलाना कंपाउंड इज पोलर। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू लगभग लगभग मुझे जीरो दिखेगी, और अगर ये वैल्यू जीरो दिखेगी तो ऑब्वियस है ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन पोलर। दोनों में से अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट पूछूं तो भैया पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दूसरा, गेम समझ में आ गया बेटा? रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ द पोलरिटी। मान लो पेपर में आ जाए सिस ब्यूट 2इन हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ट्रांस ब्यूट 2इन, तो क्या रीजन लिखोगे? पहले बनाओगे फोटो, फिर उस फोटो के बाद लिखोगे इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, और जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है उसके अंदर पोलैरिटी, और पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तसल्ली पूर्वक तरीके से डेटा को लिखना होता है प्यारे बच्चों। यस सर नो? सर बात आपकी समझ में आ गई। एक टर्म और आती है बेटा जी जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने तुमसे बोला, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी विच इज जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री। आपने कभी कभी देखा है क्या? कभी कभी क्या सही है लगभग, अगर ड्राइव आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप ही कर रहे हो, लेकिन अगर गाड़ी में दो लोग हैं तो गाड़ी में मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब मिलेगी रोड पे चलते हुए बताओ? जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे होंगे। आपने कभी देखा हो अंबानी को बैठते हुए गाड़ी में? तो अंबानी जी गाड़ी में कैसे बैठते हैं? ड्राइवर के जस्ट अपोजिट बैठते हैं, गेट खोलेंगे आर का और बिल्कुल वहीं बैठ जाएंगे। नहीं बात समझ में? लेफ्ट साइड से ड्राइवर अगर राइट साइड में तो लेफ्ट ऐसे कॉर्नर में बैठते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग का खेल है ये सारा। आई बात समझ में? टू गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, टू गेन द सिमेट्री। सिमेट्री होने से गाड़ी और ज़्यादा अच्छी तरीके से बैलेंस चलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आपने पुरानी गाड़ी देखी हो टाटा सुमो टाइप की जो ज़्यादा टैक्सी में चलती हो, तो आप देखेंगे एक तरफ से झुक जाती हो गाड़ी, उल्टा सीधा कहीं भी बैठा लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक तरफ से गाड़ी झुकी रहती है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, सस्पेंशन जो है डाउन हो जाते हैं। क्या सीखे इस बात से? क्या सीखे कि सर अगर सिमेट्री होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लो ये हमारी गाड़ी है, क्या कह रहा है? गाड़ी बन रही है अभी, बहुत जल्दी है। बन गई? ये एक ज्यादा बन गया कुछ, चलो कोई बात नहीं। इसका टैक्सी वाला टैक्सी बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई अगर ड्राइवर यहां बैठा है तो मालिक को यहां बैठना चाहिए ताकि इसकी सिमेट्री क्या रहे बेटा जी? मैक्सिमम रहे। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ताकि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाए? बढ़ जाए। इसका मतलब ट्रांस और सिस में से ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है बताओ जरा? ट्रांस। इसका मतलब ट्रांस इज मोर देन सिस। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू देयर मेल्टिंग पॉइंट। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कृपया करके पहले लेफ्ट वाला नोट कर लो स्पीड में, पहले लेफ्ट वाला थोड़ा स्पीड में नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे की कहानी सिखाता हूं। बहुत जल्दी से इसको नोट करेंगे सभी सभी बच्चे, इसको पूरी ईमानदारी के साथ नोट कर लें भाई। आज की क्लास का टास्क बहुत बड़ा है और सिंपल भी है। आप लोग अभी तक तो कोई कष्ट में नहीं होंगे, अब धीरे धीरे शुरू करूंगा भाई। ऐसे जो डाउट भेजा बेटा आफ्टर क्लास बताता हूँ, ठीक है? आगे बढ़े प्यारे बच्चों, बताइए क्या आगे बढ़ा जाए? अब आता है मेरे पास कंडीशन टू शो द जीआई।
कंडीशन टू शो द जीआई, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही बेसिक, एक ही बारी में इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सिखा देंगे आप लोगों को। और जैसे ही ये पूरा कॉन्सेप्ट होगा आपका मन लगने लगेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। देखिए, कंडीशन में पहली बात तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम होने चाहिए, जैसे कि रिंग, जैसे कि ये और इसके, जैसे स्टीरियो सेंटर है, इस स्टीरियो सेंटर में अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए कभी भी ना हो। यहाँ क्या मिले बेटा जी मुझे, बी, यहाँ मिल जाए ए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या मिले बेटा जी, बी या सी, जो भी आप लेना चाहो। कहने का मेरा मतलब है अगर यही दोनों ए हो जाएंगे तो मैं उसको सिस या ट्रांस नहीं बोल पाऊंगा, दिस इज नॉट ए जीआई। मान लो यहाँ भी एच और यहाँ भी एच है, इट इज नॉट ए जीआई। जीआई के लिए डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पर होने चाहिए अलग अलग मॉलिक्यूल। बोलो गेम समझ में आ रहा है? यानी कि सेम कार्बन पर जो ये ज्योमेट्री है दैट विल बी डिफरेंट। ये ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए बेटा जी, दैट विल बी डिफरेंट। शब्द समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। आसानी से ये फंडामेंटल बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो। और ध्यान से देखेंगे सभी। डिफरेंट ग्रुप ए एंड बी एट ईच स्टीरियो सेंटर, एट ईच स्टीरियो सेंटर, कहने का मतलब है ये स्टीरियो सेंटर बोलते हैं बेटा इसको या इसको, तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। दूसरा आर आर एस इज देयर, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्या नाम है, आर आर एस मतलब सिस्टम, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, सो दैट दे कुड नॉट इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, ताकि ये एक दूसरे में कन्वर्ट ना हो पाए। ऐसा मैंने पहले भी आप लोगों को कह दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहां तक है नहीं प्यारे बच्चों। अब देख आ लिया, ध्यान से सुन। एक टर्म आती है, नाम है स्टीरियो सेंटर। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टीरियो सेंटर? सर ने इसको स्टीरियो सेंटर बोला था, एक ऐसा sp2 या फिर sp3 अगर रिंग है तो मैं क्या बोल सकता हूं मेरे भाई उसको, रिंग के अंदर मैं इसको sp3 भी बोल सकता हूं। एक ऐसा sp2 या sp3 जिसके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और दो डिफरेंट ग्रुप हो जिनके इंटरचेंज से दो डिफरेंट मॉलिक्यूल बने, ऐसे सेंटर को स्टीरियो सेंटर का नाम दे सकता हूं। क्या जो मैंने बोला वो समझ में आया आप लोगों को? क्यों बेटा जी, जो भी अभी मैंने बोला वो समझ में आया आप लोगों को? मैंने बोला ऐसा sp2 या sp3 एटम या सेंट्रल एटम जिसके अराउंड दो डिफरेंट ग्रुप हों और उसको दूसरे के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज करने से सिस और ट्रांस बन सके, सीधी सी बात, उसी का नाम स्टीरियो आइसोमर होता है। एनी sp2 और sp3 सेंटर विच गिव अ न्यू स्टीरियो आइसोमर मतलब सिस ट्रांस ऑन एक्सचेंजिंग एनी टू ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन इट, इट इज नथिंग बट द स्टीरियो सेंटर। सर क्या डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं सीबीएसई के एग्जाम में? यस, सीबीएसई के एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा सकती है स्टीरियो सेंटर की, तो बी प्रिपेयर और लिखने की आदत रखें भैया इसमें। अब इसको स्पीड में नोट करिए, बस सवाल शुरू कर रहा हूं, स्पीड में इसको नोट कीजिए, सवाल शुरू कर रहा हूं। सर आपकी अंग्रेजी थोड़ी हमें वैसी लग रही है, हम अपनी अंग्रेजी में लिख लें? लिख लो। स्टीरियो सेंटर वो होते हैं जिनके अराउंड दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, और उनके इंटरचेंज से दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो जाए, खत्म। क्या ये बातें समझ में आई प्यारे बच्चों, बताइए। आगे बढ़े, पूरी ईमानदारी के साथ ये डेटा सीखें प्यारे बच्चों। क्या ये उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है? तुझे इसका अर्थ पता है? बस बोलने से मतलब है। चलें आगे। अमन सवाल बताएगा बेटा अब? चल तो शुरू करते हैं इसके बाद की कहानी। चलो जी,
देखो जी, अब इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास एक डेटा और आता है। देखो सिस ट्रांस का तो गेम समझ में आ गया आप लोगों को। सर सिस ट्रांस कैसे देखते हैं? सर ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है हमें, इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट वाला ए है, ऐसे राइट वाला ये लेफ्ट राइट जो भी ए बी है, और यहाँ ये ए बी है ऐसे। तो बताओ ये सिस हुआ या ट्रांस हुआ? दिशा बता, सिस हुआ या ट्रांस हुआ? सोचो समझो बताओ। ये ए है और ये ए है, ये बी है, ये बी है। सर ये जो पिक्चर बनी ऑब्वियसली सिस बनी, और ये वाली जो पिक्चर बनी ये कैसी बनी जी? ट्रांस। सर ये बात तो समझ में आ गई। सर आपने ना sp3 कार्बन भी लिखा हुआ है, लो जी वो एग्जाम्पल भी देख ही लो आप। इसको मैंने रिंग बोल दिया दोस्त, लाइन सीधी कर लेना। ये ए है और ये ए है, और ये बी है और ये बी है। बताइए क्या ये इंटर कन्वर्टेबल है? नहीं, क्योंकि रिंग है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? तो इस समय इसका नाम हो जाएगा क्या बेटा जी? सिस। और यही अगर मैं ऐसे बना लेता, यहाँ ए और यहाँ ए, ये बी ये बी, तो इसी समय इसका नाम क्या हो जाता है बेटा जी? ट्रांस। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे चल के ये बातें यूज होंगी बेटा जी, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ ये गेम सीखना। आप सुनो, आप ध्यान से, नोट मत करो भैया, आप सुनो ध्यान से। डबल बॉन्डेड सिस्टम के अंदर एग्जाम्पल आपको बताना है कि कौन कौन सा एल्किन जीआई शो करेगा। जीआई बोले तो जिसमें सिस और ट्रांस बन सकता है। सी देखो कितना सिंपल है, देख बेटा। सबसे पहले अनुष्का क्या काम करेगी? ऐसे डबल बॉन्ड लगा ले, जहां जहां डबल बॉन्ड है कार्बन लगा ले। इसके बाद इसके पास ये एक मिथाइल ग्रुप है, साफ पता लग रहा है, और एक कौन रहेगा भाई के पास? हाइड्रोजन, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 4 है। सर ऐसे यहां भी रहेगा। अब एक बात तो मैंने ऐसे सिखा दी, सर ये ट्रांस है, सर ट्रांस है तो जरूर सिस भी बन सकता है। इस पिक्चर को ऐसे घुमा दे, CH3 को नीचे, H को ऊपर, बाकी पिक्चर वैसी, तो HH क्या बन जाएंगे? सिस। इसका मतलब यस इट कैन शो द जीआई। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं? यहाँ आ जाओ। सर यहाँ भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ना, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और ये देखो इथाइल है, डिफरेंट है। एक मिथाइल है और एक क्या है बेटा जी? हाइड्रोजन, डिफरेंट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? जीआई। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। सर यहाँ आ जाइए। सर इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं देखता हूँ तो ये पिक्चर कितनी नजर आ रही है मुझे? H, और ये पिक्चर क्या नजर आ रही है? मिथाइल इथाइल। तो ये क्या है बेसिकली मेरे लिए? सर ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये सिस बन गया। इसका अपोजिट कर दूंगा तो ट्रांस। यस इट कैन शो द जीआई। सर यहाँ दिखाना, सर ये कार्बन है, सर ये कार्बन है, सर यहाँ कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 2। ओहो, एक कार्बन पर ए और बी तो चलेगा, ए या बी नहीं चलेगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ आ जाइए। सर यहाँ भी नहीं चलेगा। सर यहाँ आ जाइए। सर यहाँ भी नहीं चलेगा। सर यहाँ आ जाइए। सर यहाँ पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। ये एच यहाँ, एक एच यहाँ, ट्रांस बन गया, घुमा के सिस भी कर सकता हूँ। यहाँ आ जाइए। सर यहाँ पॉसिबिलिटी है, कैसे बनेगा? सर एक कार्बन है, सर नहीं बनेगा। सर जीआई इज नॉट देयर। यहाँ आ जाइए। सर इसमें भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पिक्चर क्या आ रही है? सेम। क्या आप लोगों को मैं सिखा पाया प्यारे बच्चों? पूरी ईमानदारी से इसको नोट करें, पूरी ईमानदारी से बाकी स्टूडेंट इसको नोट करें। बेटा हमारा रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम तो यही है ना बच्चा। तो इसमें देखियो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं मुझे। स्टीरियो सेंटर ही तो है वो। स्टीरियो सेंटर तो होगा ही नहीं जब आर ही नहीं है। मैं कह रहा हूं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है तो इसका मतलब स्टीरियो सेंटर भी नहीं हुआ, और जब स्टीरियो सेंटर नहीं है मतलब आर सिस्टम भी नहीं हुआ। नहीं बेटा, एक ही तो बात है वो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब अराउंड में हाइड्रोजन है, वो तो रोटेट करेगा ही। कुणाल समझ में आया क्या? बोर्ड बेटा, कार्तिक, कुणाल, जब शिमर, बता बेटा। थोड़ा स्पीड में नोट करो यार। ऋषभ नोट कर लिया क्या? नितांत, गीतांश, विशाल, स्नेहाशीष, संभव, क्या पिक्चर नोट हुई? मनिका, आलिया, आलिया तेरा नाम किसने रखा? यहाँ कार्बन लगा, यहाँ कार्बन लगा, जीआई सेंटर तो ये मानेगी, तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन हो गए तो सेम हो गया ना बेटा।
भाई साहब क्या ये बातें समझ में आई सभी को? एक तो टॉटोमेरिज्म वाली क्लास को हर बच्चे को दोबारा देखना चाहिए, जो मुझे लगता है एक बार दोबारा देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आया होगा क्लास में समझ में, लेकिन टॉटोमेरिज्म खेल ऐसा है, साथ के साथ सुनो साथ के साथ बनाओ, तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और एक आज की क्लास भी है, इनमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आने वाले समय में आप लोगों को थोड़ी सहूलियत मिलेगी भाई ऑर्गेनिक में। चलिए, एक पिक्चर है, नाम है इसका ऑक्साइम। सर कक्षा 12th में आता है। सर अभी क्यों पढ़ा रहे हो? अभी पता लग जाएगा क्यों पढ़ा रहे हैं। 12th क्लास के अंदर ऑक्साइम आता है। क्या होता है ये एक्चुअली ना कोई भी, चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन, ये तो बना दिया मैंने कीटोन, और यहाँ H लिख देता तो क्या हो जाता? CH3CHO एल्डिहाइड, राइट। जब इस पर रिएक्शन करता हूं NH2OH की, तो यहां से कौन बाहर निकल जाता है बेटा जी? पानी। और यहां से जब पानी बाहर निकला तो बना क्या? यहां से बना डबल बॉन्ड N, और यहां से बना बेटा जी OH। इसका नाम होता है कीटोऑक्साइम, क्योंकि मैंने कीटोन लिया है तो कीटोऑक्साइम। और अगर यहाँ एल्डिहाइड लेता तो एल्डोक्साइम। बोलो गेम समझ में आ रहा है? एक्चुअली जो चीजें नहीं दिखती यहाँ वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक बच्चे को यहाँ लॉन पेयर नहीं दिखता, जबकि दिखना चाहिए। नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बनाता है तो विद 1 लॉन पेयर बनाता है, क्योंकि ऑक्टेट को पूरा करना है, सीधी सी बात है। जब 4 बॉन्ड बनाएगा तब लॉन पेयर नहीं होगा, प्लस चार्ज होगा उस समय उसके ऊपर। तो इसका मतलब यहां जो हम लोगों को सिस और ट्रांस हम लोग देख रहे थे, अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसी और चीज में। बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां जो सिस होगा उसको अब मैं बोलूंगा सिन, और यहां जो एंटी ट्रांस होता है उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा जी? एंटी। अच्छा, कभी भी सिस और ट्रांस में से प्रायोरिटी देने के लिए आ जाए तो हमेशा सिस को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ऐसी सिन और एंटी में से प्रायोरिटी देने के लिए आ जाए तो सिन को हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना है, समझना, एक ही बारी में सिखा दूंगा। रूल बहुत सिंपल है। OH के सामने अगर हाइड्रोजन होगा तो नाम रखेंगे आमने सामने, जिसको बोलेंगे ट्रांस। और ट्रांस को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर? अंटी। एंटी बोलना बेटा, अंटी नहीं। यहां आ जाओ, यहां ये OH है और यहां से बगल में ही H है दूसरे कार्बन पर। देखो डिफरेंट है ना बेटा, तो इसको सिस या फिर क्या बोलूंगा? सिन। यहां आ जाते हैं इस पर्टिकुलर केस में। अच्छा, किसी बच्चे को ये एंटी दिखाई दे रहा है? आमने सामने एंटी है। अरे नलायको, ये GI ही नहीं है। देखो जरा, बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां ये पिक्चर सिन है और यहां ये पिक्चर कैसी दिखाई देगी? यहां ये सिन और यहां अब आमने सामने ये एंटी दिखाई देगी। तुम्हें शब्द समझ में आ रहे हैं सर के? एक बार में रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। जब कभी भी एक लॉन पेयर होगा तो आप देखेंगे उसके पास OH जरूर होगा। तो OH के अगर OH और H में देखना है, फिर OH के सामने अगर H आ जाए तो एंटी, OH के बगल वाले कार्बन पर H आ जाए लेफ्ट साथ में एरियल डिस्टेंस के साथ, तो उसका नाम हो जाएगा सिन। आप याद करो, ये वाली फॉर्मेशन हमारी सिस की होती थी। आमने सामने मिलाओ, कोई ना आए बीच में, तो सिस होता था। आमने सामने मिलाओ, कोई बीच में आ जाए तो ट्रांस होता था। तो यहाँ ट्रांस ही एंटी है और यहाँ सिस ही सिन है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बेटा जी? से यस नो। क्या ये बेसिक डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेसिक डेटा है। यहाँ आ जा, इसमें बताइए OH है, अब इसके सामने तो H है ही नहीं। सर H क्या देख रहे हो सर? ये GI ही नहीं है, क्योंकि इस कार्बन सेंटर पे दोनों क्या होने चाहिए थे? डिफरेंट। ये तो सेम आ गया, प्राइमरी कंडीशन ही ब्रेक कर दी GI की। इसका मतलब सर यहाँ सिस ट्रांस एंटी सिन तो बाद में, पहले ये GI ही नहीं है। यहाँ आ जाते हैं सर, यहाँ OH आ जाते हैं सर। अब यहाँ H ही नहीं दिख रहा, अब क्या करूं? अब क्या करूं जब H नहीं दिख रहा? आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, बताओ सिन लिखूं या एंटी लिखूं? अभी यहाँ बोलो। चलो ये बच्चा कह रहा है एंटी लिखाओ, तो एंटी जब मैं लिखता हूं तो मुझे लिखना चाहिए OH विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल। Me का मतलब जानते हो आप लोग? मिथाइल। ET का मतलब जानते हो तुम लोग? C2H5 इथाइल। तो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल। और अगर मैं इसको सिन लिख दूं तो आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा OH विद रिस्पेक्ट टू इथाइल। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं सर के या नहीं आ रहे? मतलब ये वो रेयरेस्ट गेम है जो जनरली टीचर नहीं पूछता, एग्जामिनर नहीं पूछता, लेकिन पूछ भी सकता है भाई। कुछ समय का कोई पता नहीं है भैया।
जेई अपना लेवल बढ़ाता चला जा रहा है। यहां आ जाइए, जेई के पैटर्न में चेंज हो गया, पता लग गया। अच्छा हुआ या बेकार बताओ? बहुत अच्छा हुआ, फेवर में हूं मैं। अब कट ऑफ कम हो जाएगी, 100 नंबर वाला लाने वाले की औकात हुआ करेगी। अब हर कोई नहीं है कि वो हर तीसरा चौथा बच्चा 100 नंबर ला के खुश हो रहा है। अब नहीं होगा भैया, अब 100% मतलब इक्वल टू 100 नंबर होंगे अब। और बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और मैं हमेशा समझता हूं ऑप्शंस आर ऑलवेज डिस्ट्रक्शन, जो मेरी थियोरी है। आप एक किताब ऐसी लगाओ जिसमें ऑप्शन ना हो, आप एक किताब ऐसी लगाओ जिसमें ऑप्शन हो, आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा अंतर पड़ गया है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सिन है, और यहां अगर मैं जाता हूं तो सर अगर इस OH के सामने फिनाइल को टारगेट कर रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा एंटी, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा OH विद रिस्पेक्ट टू फिनाइल। पीएच को बोलते हैं फिनाइल बेटा, फिनाइल बोले तो वही बेंजीन वाली रिंग को फिनाइल बोलते हैं साइड चेन में। लेकिन यही अगर मैं सिन लिख देता हूं वत्सल, तो क्या लिखूंगा इसको? OH विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल, जो एमी यहां पर लिखा हुआ है। क्या मेरी क्लास के बच्चों को डेटा क्लियर है? पक्की बात है यहां तक? अभी भी आप लोग एक चीज समझो, अभी फिर बाद में नोट करना। सुनो भाई, एक चीज और समझ लो। एक होता है, अब ये क्या होता है इसको छोड़ो। अगर सर दो दो लॉन पेयर आ गए तब क्या करूं? अगर दोनों लॉन पेयर ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो सिन, और आमने सामने दिखाई दे रहे हैं तो एंटी। क्या सीखे पूरे डेटा को? एक बार मुझे बताइए पूरे डेटा को क्या, पहले नोट करिए, चलिए नोट करिए। बस भाई बस, हाँ प्रार्थना बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? चलिए भाई बस। तो 2-3 बच्चे कह रहे हैं कि 150 प्लस नंबर आ रहे हैं। सी अजाइम जो है अजाइड से उठाया हुआ है। इस कंपाउंड के अंदर जीआई कैन बी शोन वाया 2 लॉन पेयर। यहाँ जो एन है ये लॉन पेयर अगर आमने सामने इस तरीके से आ जाएंगे आमने सामने तो इसको बोलेंगे एंटी, और आजू बाजू मिल जाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? सिन। नोट हो गया क्या ये भी? जल्दी करो फटाफट से। और बस शुरू कर रहा हूँ बेहतरीन रूल जिसका नाम है CIP रूल, कान इन गोल्ड प्रीलॉन्ग रूल। अजाइम AZIME, अजाइम। थोड़ा सा जल्दी अगर नोट कर लो तो अच्छा लगेगा भाई। आंसर की भेजी नहीं अभी आप लोगों को, भिजवा देते हैं। कोई करेक्शन हो तो आप पूछ बता भी देना। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पेपर भी नहीं है वो भी दे देते हैं आज। लॉन पेयर से सुनो भाई, अगर एक लॉन पेयर होगा तो OH और H को देखेंगे, H नहीं होगा तो OH के सामने वाले को एंटी और साइड वाले को क्या बोल देंगे बेटा जी? सिन बोल देंगे। और अगर 2 लॉन पेयर होंगे तो दोनों लॉन पेयर्स को देख लेंगे, आजू बाजू वाले लॉन पेयर को सिन का नाम दे देंगे, आमने सामने वाले को क्या नाम दे देंगे? एंटी। चलिए, लॉन पेयर की वजह से, लॉन पेयर मैंने बोला लॉन पेयर आमने सामने होंगे। जबरदस्ती H क्यों डाल रही है अपने दिमाग में जब मैं नहीं बोल रहा H तो? चलिए भाई इधर देखेंगे सभी। सुनो भाई, मान लो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है मेरे भाई, है ना। मैंने एक तरफ तो लगा दिया भाई मिथाइल, एक तरफ लगा दिया इथाइल, एक तरफ लगा दिया हाइड्रोजन, एक तरफ लगा दिया डी। अब ढूंढ जरा इसमें सिस या ट्रांस। तो आप कहेंगे सर कैसे बताएं, दो तो सेम चाहिए। तब उस केस में भाई साहब का जन्म हुआ। इन्होंने बोला देखो भाई आप इंडिविजुअली प्रायोरिटी दे दो। मान लेते हैं अभी के लिए इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है, मान लेते हैं अभी के लिए।
और इसकी प्रायोरिटी 1 है और इसकी प्रायोरिटी क्या है 2 है। अगर आमने सामने बराबर ये आजू बाजू बराबर वाला मिल रहा है तो आइडियली हमारे लिए क्या होता था सिस, और यही अगर सामने मिलता तो हमारे लिए क्या होता है बेटा जी ट्रांस। तो इन्होंने बोला था सिस वाले को थोड़ा ढंग से बोलना, लंबा खींच के बोलेंगे एक बार इसको सिस। तो जेड की फीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही बताओ, थोड़ा सा इसको स्टाइल में बोलेंगे तो क्या लगना, क्या बोला तो जेड कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या नजर आ रहा है जेड। और ये ट्रांस किसके बराबर हो जाएगा ई के। तो क्या सीखे, कितना सिंपल जीवन है यार, नहीं बेटा क्या हो जाएगा ये जेड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ई। क्या सीखना है सर, आप हर स्टीरियो सेंटर पर प्रायोरिटी सेट कर देंगे, अगर सेम प्रायोरिटी एक साइड आ रही होंगी तो उसका नाम सिज जेड हो जाएगा, और अगर अपोजिट आ रही होंगी तो उसी को ई नाम दे देंगे। यही कहानी थी सारी की सारी, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे आरोही। भाई मैंने क्या बोल रहा है, मैंने बोला कि ऐसे मिल गया तो, मैंने क्यों कहा, मैंने बोला अभी सिखाऊंगा ना, रूल का पार्ट है वो, मैंने बोला इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आगे मत चलो मेरे साथ चलो क्योंकि आगे चल नहीं पाओगे। ई एन जेड सिस्टम जिसको हम लोगों ने बोला सीआईपी रूल, ई का मतलब है एंट जेजन, एंट जेजन, और जेड का मीनिंग है जूसे मैन। जेजन का मतलब होता है बेटा जी ऑपोजिट साइड, और जूसे मैन का मीनिंग है यहां पर सेम साइड। ये किसी आदमी का नाम नहीं है बेटा जी, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, उस पता नहीं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में से होगा ऑपोजिट साइड और जो है सेम साइड। बोलो गेम समझ में आ रहा है। अब यहां जो लिखा हुआ है इसको सुन ले, सुन ले। whenever all four groups are different, जब चारों ही ग्रुप डिफरेंट होंगे तो एट बोथ ऑफ टर्मिनल ऑफ आर आर एस, बोले तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, टर्मिनल पर हम लोग न्यू सिस्टम ई और जेड को अप्लाई करेंगे, जिसमें से जो प्रायोरिटी है हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड होंगे तो उनको हम लोग क्या नाम दे देंगे बेटा जी जेड, और अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप डिफरेंट साइड होंगे तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे ई। क्या यही कहावत मैंने यहां गाई है आप लोगों के लिए, यस और नो। तो कुल मिला के बात ये, इसको रटना नहीं है सीखना है बेटा जी, जैसे आप मैथमेटिक्स सीखते हो ना ऐसे यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना होता, रटना नहीं होता। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटेगा उसके लिए वो थोड़ा सा विनाशकारी तो है। एक बार मैं दोबारा बोलता हूं, एक बच्चे ने पूछा सर किस आधार पर आपने प्रायोरिटी दी, वो सीखेंगे, वो सीखेंगे अभी हम लोग, राइट। तो अभी काम की बात तो ये है कि सर जो ये रूल था इसने बेसिकली ऐसे सिस्टम पर अप्लाई करना है जहां चारों ही डिफरेंट हो, और कैसे अप्लाई करना है सर, प्रायोरिटी दे देंगे स्टीरियो सेंटर वाइज, और जो हाई प्रायोरिटी अगर वो एक साइड में रहेंगे तो उसको बोल देंगे जेड, और डिफरेंट साइड में रहेंगी तो उसी का नाम क्या हो जाएगा ई। क्या ये बेसिक बातें क्लियर है भाई सभी को? कृपया करके नोट करें स्पीड में, क्योंकि खेल शुरू हो रहा है बेटा जी। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोग लगातार बड़े बड़े क्वेश्चंस करने वाले हो भाई, बहुत ध्यानपूर्वक ये डेटा नोट कर लीजिए, कृपया करके ध्यानपूर्वक ये डेटा नोट कर लीजिए भाई सभी। एक बच्चा कह रहा है कि ये जूसे मैन नहीं जूसा मैन होना चाहिए। तो यार ठीक है ना अंशिका, तू मतलब हद है यार, कर ले बेटा उसको जूसा कर ले, तेरी इच्छा हो। मैंने तो जानबूझकर इसको जो है जूसे किया था कि थोड़ा बोलने में ठीक लगे, अब तुम चाहती हो बिल्कुल। चलो, प्रायोरिटी रूल में जो सबसे पहला प्रायोरिटी रूल है, पहले तो आप एटम टू एटम को प्रायोरिटी देंगे। किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा? एटम टू एटम, वाया देयर एटॉमिक नंबर हुआ था किसी जमाने में। अभी भी प्रदीप की किताब देखोगे तो उन्होंने एटॉमिक नंबर लिख रखा है, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर देते थे तो जब आइसोटोप आते थे ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 18, तब क्या करेगा एटॉमिक नंबर? तब उस केस में फिर बोला गया एटॉमिक नंबर के बाद अगर एटॉमिक नंबर से ना हो तो एटॉमिक मास देख लेना, सीधा ना कहते हैं एटॉमिक मास देख लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो प्रायोरिटी का जो ऑर्डर होना चाहिए वो किसके आधार पर होना चाहिए बेटा जी? एटॉमिक मास। मैं भी समझा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां से NH2 और यहां से OH है,
यहां से फ्लोरीन, यहां से क्लोरीन। बेटा सबसे पहले इसको देखो, क्या ये चारों डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो इसके देखो लेफ्ट में यहाँ बी आर है और यहाँ सी है, यहाँ आपका फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है भाई का? यहाँ नंबर 2। यहाँ आ जाओ जी, यहाँ देखो जी, ऑक्सीजन देखना है, पूरा मॉलिक्यूल नहीं देखना, जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो देखना है। तो यहाँ देखा तो सर यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन था, किसका मास ज्यादा है जी? ऑक्सीजन। तो यहाँ देखा जी ए आसपास आ रहे हैं, तो ये बन गया जेड, यानी कि सिस नहीं बोल के इसको जेड बोलेंगे, ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको? जेड। अभी जो मैंने समझाया मैं एक बार इसको यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं। प्रायोरिटी ऑफ द एटम ऑफ द ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द आरआरएस सिंबल। देखो रूल के अनुसार तो एटॉमिक नंबर ही था, लेकिन जो सच्चाई है वो कहीं ऐसी है, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। क्या मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा? एटम टू एटम देखना है। अब यहां पर भी ना बहुत सारी चीजें हैं जब जो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं। देखो आप इस कार्बन पे आए, आप इसको नाइट्रोजन बोल रहे हो, उस कार्बन से इजीली डिस्टिंग्विशेबल है कि सर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कार्बन की रिस्पेक्ट में ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर यहां भी नाइट्रोजन होता या यहां भी कार्बन होता तो क्या करते? तो आप फिर देखते इसके बाद जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसका ज्यादा है? सर यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही सेम है, और यहाँ सर हाइड्रोजन 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 ही आ रहा है कार्बन के बाद। ऑल्दो इनको मैं इजीली डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूं 1 2 की फॉर्म में, इन दोनों को, ये सल्फर है और ये क्लोरीन है, सर इजीली डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूं मैं। लेकिन अगर ये भी सल्फर होता और आगे कोई अलग एटम होता तो आगे वाला एटम मॉलिक्यूलर मास के आधार पर सेट होता। अभी मैं सिखा रहा हूं, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया इसको बोलने में। अभी के लिए मास वास छोड़ो, अभी के लिए समझो सर, सिंपली आप इसको देख पा रहे हैं, आमने सामने आ रही है पिक्चर, क्या हो जाएगी बेटा जी? ई। यहां सिखाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को, देखेंगे सभी। ये मेरे पास एक स्टीरियो सेंटर है, क्या है ये मेरे पास? वन ऑफ स्टीरियो सेंटर। ये क्या है मेरे पास? एक स्टीरियो सेंटर। और इस स्टीरियो सेंटर में अगर मैं देखता हूं तो यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन, फंस गए ना? तो इसके बाद देखते हैं, इस कार्बन के बाद फिर अगला कौन है बेटा जी? सॉरी, इस कार्बन के बाद अगला कौन है? फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। अब क्या करूं सर? इस कार्बन के बाद जो आपको देखना चाहिए वो देखना चाहिए, सबसे पहले आयोडीन लिखना चाहिए, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। क्योंकि सर नंबर तो देखो, ये भी पहला, ये भी पहला, ये भी पहला, तो रूल के अनुसार जो मास है उसको पहले प्रायोरिटी दी है। अब यहां पर आ जाओ, देखो यही रूल आपको ना बाकी बच्चों से अलग कर देगा। जो एवरेज बच्चा होता है ना वो इतना सीखता है बस, इसके बाद वाला अब यहीं ऐसा कोई सवाल आएगा अटक जाएगा। यहां तीनों बी आर है तो सर बी आर बी आर बी आर लगा दो। तो सर क्या इतना सोचना हमारे लिए सही नहीं है कि यहाँ आयोडीन है और यहाँ बी आर है, किसका मास ज्यादा है? गरीब बच्चे क्या काम करेगा? ओहो बी आर, ओहो फ्लोरीन, किसका मास ज्यादा? ब्रोमीन का, लगा दे इसको पहला। दिमागी गरीब बच्चा तो यही कोशिश करेगा ना पहले, लेकिन जो रहीश है पैदाइशी वो ये बात जानते हैं कि सर पहली प्रायोरिटी इसको होगी क्योंकि मास इसका ज्यादा है। ये 1 2 कर दिया। यहां आ जाओ सर, इस केस में देखा ये कार्बन है और कार्बन के बाद अगर मैं देखता हूं तो यहां पहले बताइए नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, पहले किसको लिखना चाहिए? टाइटन का मास सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर उसके बाद कार्बन, फिर कार्बन, जो भी है। मतलब कुल मिला के बात है, मेरे पास पहले नाइट्रोजन नंबर पे और यहां देखता हूं तो कार्बन कार्बन कार्बन। बताओ जी पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी प्रायोरिटी इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और ये आमने सामने होने की वजह से पिक्चर बिकम ई। ऋषभ में समझा पाया बेटा? बता ऋषभ, क्या मैं डेटा समझा पाया? जल्दी बता दे बेटा। और भी स्टूडेंट, आलिया, अंशिका, ध्रुव, दिवित, गीतांश, मनिका, नितांत, प्रार्थना, श्लोक, संभव, विशाल, भैया समझा पाया? कृपया करके स्पीड में नोट कर लो, इसमें देर मत करो, फिर मैं सवाल करा रहा हूं भाई। दिशा समझ में आया बेटा? जो मास होगा दिशा उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे, इन तीनों में से ज्यादा मास जिसका भी है उसको पहले प्रायोरिटी। अब यहाँ 3 थे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, जो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है। अगर ये भी कार्बन होते फिर अगले पे जाते। एटम टू एटम चलना होता है। नहीं बेटा जी, ठीक है, आप फेयरली हो गए, आपने आधी लड़ाई जीत ली है। इनकेस किसी बच्चे के स्कूल में थोड़े बहुत कम नंबर रह गए और आपके पेरेंट जो है ऐसा कह रहे हैं कि भाई तू स्कूल में तो पढ़ता ही नहीं है तो आईटी क्या पढ़ेगा, तो उस समय आपको स्कूल की भी पढ़ाई करनी चाहिए, पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए। एंट्रेंस तो पढ़ना ही है, स्कूल के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
आगे बढ़े बेटा जी। अगली कहानी मैं सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अगली कहानी मैं सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। कल की क्लास में ये टॉपिक खत्म करूंगा, RS ऑप्टिकल वाला। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एक शीट दूंगा, बहुत मजेदार शीट, बहुत दमदार शीट। जैसे टोटोमेरिज्म की दी है ऐसी एक शीट दूंगा, दम लगेगा उसको करने में, लेकिन जब आप कर लोगे तो फिर भरपूर एनर्जी आ जाएगी। चलें भाई आगे। आगे बढ़े भाई प्यारे बच्चों, बताइए। तो इतनी बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक ये रहा आप लोगों के सामने, बड़ा ही सुंदर सा टॉपिक, क्या मतलब कॉन्सेप्ट है। बस भाई अब एक काम करो, अब पेन डाउन कर लो, अब मुझे सवाल कराने दो बेटा, ठीक है। बहुत ध्यान से अब मुझे सवाल, चलो रूल नंबर 3 भी लिख लेना। पहले एक बार सुन लो, पहले ध्यान से सुनो भाई। इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर देयर, एक से ज्यादा बॉन्ड अगर दे रखे हैं तो फिर उस केस में क्या करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग एक हाइपोथेटिकल डेटा बनाया। वो क्या था कि मान लो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, बीच में नहीं, साइड में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। जैसे यहां कुछ आ रहा है डबल बॉन्ड, जैसे यहां कुछ आ रहा है डबल बॉन्ड, है ना, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। तब तो जितने बॉन्ड है ना उतने ही कार्बन, या यहाँ जो एटम है उतने ही एटम लिख दिया करो। जैसे यहाँ लिखे हैं, इस कार्बन पे ये यहाँ था, ये यहाँ आ गए। इसके बाद 3 बॉन्ड है तो 1 2 3 कार्बन कार्बन कार्बन। सर इसका कोई सर पैर है? कोई सर पैर नहीं है, कोई भी सर पैर नहीं है। सर क्या ये दोनों बातें बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। कोई ये कह दे कि सर ये इथाइन और ये के दोनों वैल्यू बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। तो सर उस समय के रूल थे, लॉजिक था उनका अपना, लगा रहे हैं अपना। आज के समय में ये रूल जो है गलत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो प्रायोरिटी को सेट करने के लिए इन्होंने कुछ कुछ बातें कही। ऐसी डबल बॉन्ड है तो कार्बन, ये कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है सर 2 नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है 3 नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बोलो गेम समझ में आया? बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी है और रियल तो रियल है। मान लो कहीं ये बार आ रहा है और कहीं रियल रियल ये बन के आ जाए, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा? भाई रियल रियल से अच्छा ही होता है। रियल इज इमेज, रियल इज ऑलवेज डोमिनेटिंग देन इमेजिनरी। क्या जो मैंने शब्द बोले समझ में आए? सर नहीं समझ में आए बेटा, मैं ये कह रहा हूं जैसे ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसको जब तोड़ेगा तो कैसे दिखेगा? कार्बन कार्बन कार्बन। देखना ये और ये तो सेम हो गए, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? रियल वाले को, ना कि हाइपोथेटिकल को। क्या मेरे शब्द समझ में आ गए? अब एक बार पहले सवाल निपटा लेते हैं, क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। सर इस सवाल के अनुसार यहां भी कार्बन है, सर यहां भी कार्बन है, मैं कैसे देखूं आगे? तो एक काम कर लो जी, इसको अगर मैं देखता हूं तो, और मुझे इसको तसल्ली पूर्वक क्या लिख देना चाहिए? ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां नाइट्रोजन और ये H2। बोलो शब्द समझ में आ रहा है? मैंने इस पर खड़ा होकर ये बात लिख दी है, ये सुनो। यहां आ जाओ, यहां मैंने लिखा है ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। इज इट ओके? तो चलो चेक कर लेते हैं सर। इस कार्बन के बाद सबसे ज्यादा तीनों में मास कितना है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। यहां आ जाओ, कार्बन के बाद किसका आ जाएगा बेटा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब गधा बच्चा क्या काम कर लेता है? तीनों का मास काउंट कर लेता है। अरे नालायको, एटम टू एटम चलना है। यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पहला कौन है? नाइट्रोजन। खत्म, यही पिक्चर खत्म। ये पहला ये दूसरा। मैं समझा पा रहा हूं? मैंने बोला इस तरफ मैं आता हूं तो यहाँ क्या नजर आ रहा है मुझे? सर यहाँ मुझे नजर आ रहा है कार्बन डबल बॉन्डो, कार्बन डबल बॉन्डो यहाँ भी है, तो यहाँ ये तो सेम हो गया। तो जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा। अगला ऑक्सीजन, अगला हाइड्रोजन, अगला मिथाइल है, तो किसकी प्रायोरिटी सेट हुई? नीचे वाले की, क्योंकि अगला कौन आ रहा है बेटा जी? कार्बन आ रहा है और वहां हाइड्रोजन आ रहा है। भाई ये चीज तो सेम है ना दोस्त, तो इसका मतलब यहाँ पहली प्रायोरिटी, यहाँ दूसरी। तो अब आमने सामने आ रही है तो पिक्चर क्या आ जाएगी? ई। क्या मैं समझा पाया? ये वाला और नोट कर लो आप, ठीक है ना। फिर इसके बाद फिर आप लोग घर पे नोट करोगे और मैं बस भैया देखिए, मैं आप लोगों को जो भी सवाल पढ़ा रहा हूँ ये सब मुश्किल सवाल ही है, ठीक है। ये हल्के सवाल नहीं है, बस कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुन, लिख ले अपने आप, तुझे मैंने बता ही दिया था एन ट्रिपल बॉन्ड एन का कैसे लिखते हैं। टी लिख और फिर 3 एन जोड़ दो उससे। आ जाओ इधर आओ, इधर आओ बेटा। ये डी और ये एच है, बताओ किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी? जिसका मास ज्यादा।
इन दोनों में किसको प्रायोरिटी सर? ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 18, खत्म। आमने सामने पिक्चर आ रही है जी, ई आ गया। बोलो गेम समझ में आया क्या? सर ये वाला डेटा आपने अभी थोड़ी देर पहले ही हमें बता दिया कि इमेजिनरी है, रियल है, ये 1 ये 2। अब यहां बच्चे को दिखता है, देखो एक बारी में कैसे ऐसे आएगा, आई आई आई, ऐसे आएगा एफ एफ एफ, बोलेगा आई का ज्यादा, जैसे तुम कह रहे हो। अरे गधो, ये देखो बारीकी सवाल की, यहाँ डी दे दिया और यहाँ डी दे दिया, तो अगले पे जाने की जरूरत का पहले यही प्रायोरिटी इसकी ज्यादा हो गई। नहीं आई बात समझ में? तो ये भी पिक्चर क्या सब ही आ रहे हैं क्या? इधर आओ, सुंदर सवाल। देखिए इसका कॉन्सेप्चुअल डेटा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूं। अभी के लिए एक ट्रिक समझ ले सर की। एक रिंग होती है जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है कार्बन के अलावा किसी और एटम से, हेट्रो यानी कि डिफरेंट एटम से अटैच्ड। जैसे नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, बीच फ्लोरीन तो क्या आएगा, कोई और एलिमेंट आ जाए, ऑक्सीजन जनरली ऑक्सीजन नाइट्रोजन होते हैं, राइट। इनका नाम है हेट्रोसाइक्लिक। अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इफ देयर इज ए हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो जो छोटी रिंग होगी, छोटी, उसकी प्रायोरिटी मोर होगी। और अगर होमोसाइक्लिक है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें आती है कर्सिव? होमोसाइक्लिक, अगर होमोसाइक्लिक है तो बेटा जी जो बड़ी रिंग होगी, जो बड़ी रिंग होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या हुआ प्राचीता? क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये छोटी रिंग थी, ये बड़ी रिंग थी, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है तो भाई की प्रायोरिटी पहले और भाई की प्रायोरिटी बाद में। लेकिन ये बड़ी रिंग है, ये छोटी रिंग है, लेकिन होमोसाइक्लिक है, तो इसलिए पहली प्रायोरिटी इसकी और दूसरी इसकी। अलग अलग तो नहीं किया मैंने, ठीक किया ना? ये छोटी, क्या कह रहा है जी? अच्छा, मतलब ये पिक्चर जेड बता रहा है बच्चा, ठीक है। गेम समझ में आ रहा है भाई? यहां तक कोई डाउट है किसी बालक को? नहीं होना चाहिए, आसानी से पिक्चर के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, सुनो। ओह सुंदर सवाल। एक नाइट्रोजन आ गया बेटा, एक फ्लोरीन आ गया, पहले नंबर पर, मास इसका ज्यादा, खत्म। यहां आ जा, सुन ले, इधर देख, हर तरीके से यहां सेम मिलेगा तुझे, सेम मिलेगा बिल्कुल। तब क्या करूंगा सर? सर देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना बस। क्या ये सिस है? और क्या तुम्हें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एच है और ये एच यहां मिलेगा? क्योंकि ऐसे तो बॉन्ड आ रहा तो एच यही मिलेगा ना, ऊपर थोड़ा ना मिल सकता है एच। तो ये क्या है? ट्रांस। और ये क्या है दोस्त? सिस। जरा वो पुरानी बात याद करो, सिस इज मोर प्रायोर देन ट्रांस, और सिन इज मोर प्रायोर देन एंटी, और जेड इज मोर प्रायोर देन, और आर इज मोर प्रायोर देन एस। है बस प्रायोरिटी रूल है, ठीक है, सीधा सीधा समझना भैया। तो इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? ऊपर वाले, नीचे वाले। आमने सामने ये पिक्चर क्या हो गई दोस्त? ई। आर और एस आगे पढ़ाएंगे, रेक्टस और सिनिस्टर आगे देखेंगे भाई सभी। यहां आ जाते हैं, तो यहां देखो ये ट्रिपल बॉन्ड जरूर दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन ढंग से देखोगे तो ये ऐसे ही तो है, 1 2 3, ये तो और भी आगे। तो भैया प्रायोरिटी इसकी है पहली, इसकी दूसरी। अब गधा बच्चे का ट्रिपल बॉन्ड को देख लेता, ले प्रायोरिटी। मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा? भाई आगे भी तो देखो, तसल्ली पूर्वक देखो। भाई इसके डेटा के अनुसार तो यहीं तक आया, बस इतना ही है ये ट्रिपल बॉन्ड की औकात इसके अनुसार। तो ये तो और भी आगे है ना। इधर आ जाओ, यहां आ जाओ, डबल बॉन्ड ये दिखाई दे रहा है, एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, एक कार्बन, ये तो और आगे सर, यहाँ एक, यहाँ 2। प्रायोरिटी दिखाई दे रही है यहाँ भी। तुम्हें पल्ले पड़ रही है बातें। एक ई और जेड की कहानी है। यहाँ आ जाओ, इसमें बताइए मुझे किसकी प्रायोरिटी पहले दूं? सर इसको अगर मैं खोलता हूं ना, तो ये ऐसे खुलेगी, देख, ये यहाँ कार्बन, ये वाला, समझ रहा है बात को? नहीं, चल ऐसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये कार्बन का ऐसे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड टूटता है तो एक कार्बन और बढ़ जाएगा इसमें, एक कार्बन तो है ही वो। तो ये वाला और ये वाला तो सेम हो गया, और ये रियल है, ये इमेजिनरी है। एक नहीं इमेजिनरी, ये एक, ये 2। क्या देख रहा है तू आजकल? ठीक है, ये एक और ये 2 अलग ही पिक्चर चल रही है तेरी, कोई बात नहीं। ये एक और ये 2, यहाँ प्रायोरिटी पे आ जाओ। यहाँ सर यहाँ एक कार्बन बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ एक कार्बन नहीं है सर, तो यहाँ एक पहली, और ये क्या हो जाएगा? ये दूसरी। तो यहाँ आम इधर हो रहा है तो जेड बन जाएगा। तो पल्ले पड़ा ये सवाल? भाई साहब पल्ले पड़ा? एक और बात बता दूं,
यहां तोड़ के मैंने एक कार्बन क्यों बढ़ाया, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड एक तो होगा, एक और होगा। ये सीखा है ना हम लोगों ने कि ऐसे ऐसे, एक तो वो रिंग के साथ है ही, एक और बढ़ा दिया मैंने। तो ये और ये तो इमेजिनरी और रियल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। वहां से इधर आए, डबल बॉन्ड में एक बढ़ेगा, यहाँ है नहीं, तो ऑब्वियस नीचे वाले के पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। यहां आ जाइए, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन। एक बात बताओ, पहले इसको खोल के लिखते हैं, 1 2 और 1 3, यहां भी सेम आ रहा है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। यहां आ जाओ, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और जो छोटी होगी उसकी प्रायोरिटी क्या मिलेगी मुझे बेटा? दिव्याना बहुत ध्यान से देख बेटा, ये 1 और ये क्या हो जाएगी, यहां पर 2 हो जाएगी। तो इनमें अगर मैं प्रायोरिटी देखूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी? Z। भाई साहब हर प्रकार का सवाल करा दिया, आसान मुश्किल बहुत मुश्किल सब पढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना, अटकाने वाला नहीं है तुम्हें कोई। आप बहुत ध्यान से देखो, यहां आ जाओ, इधर आ, ये C है, ये भी C है, लेकिन इसका अगला C के बाद ये क्लोरीन है, ये H है, ये H है। क्या पढ़ा लूं? ये H है, ये H है, ये H है, बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? और इसकी? यहां आ जाओ, C, ये N, ये N, ये N, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। इस वाले में देखता हूं तो यहां कार्बन के साथ कौन है बेटा जी? ओहो, O, और उसके बाद H, फिर H, बस यहीं से पिक्चर खत्म हो जाती है, इसका N और इसका O, तो पहली प्रायोरिटी इसको। ऐसा लग रहा है जेल में बंद कर रखे हो तुम लोग मैंने। चलो गेम समझ में आ रहा है?